जब आप वीज़ा के लिए फॉर्म फिलिंग करेंगे तो जो उसकी वेबसाइट है वो है www.gov.uk। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे वेब ब्राउज़र पे ये साइट डालेंगे। आप अगर मोबाइल से अपना फॉर्म भर रहे हैं, अपने स्मार्टफोन के ज़रिए अप्लाई कर रहे हैं और वहीं पे फॉर्म भर रहे हैं, तो भी आप अपने स्मार्टफोन के अंदर जो ब्राउज़र है वहाँ पे www.gov.uk लिखेंगे तो भी आप सेम साइट पे ही पहुँचेंगे और सेम मेन्यू बिल्कुल एज इट इज़ आ रहा होगा। तो डजेंट मैटर कि आप कंप्यूटर से फॉर्म फिल करते हैं या अपने मोबाइल से करते हैं, दोनों में आपको सेम ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो gov.uk। अब इसके बाद आने के बाद आपने जब इस साइट पे आ जाएंगे, इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा, तो आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद ये जो सर्विसेज सारी आ जाएंगी। आप किस लिए जा रहे हैं? वीज़ा और इमिग्रेशन के लिए ना, तो आपने वीज़ा एंड इमिग्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास जो मेन्यू खुलेगा वीज़ा एंड इमिग्रेशन का, उसमें कौन सा वीज़ा आपको है, विजिट, तो आप विजिट दी यूके, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप कौन सा वीज़ा जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं स्टैंडर्ड वीज़ा ना, यूके स्टैंडर्ड विजिटर, आप विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने विजिट दी यूज यूके एज ए स्टैंडर्ड विजिटर आ जाएगा। ठीक है, तो आप अप्लाई कर रहे हैं एज ए स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप नीचे देखें, आपके सामने वीज़ा फ़ीस आ जाएगी। वीज़ा फ़ीस का सारा स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यू कैन अप्लाई फॉर ए स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा बला बला। इसके बाद आप देखें स्टैंडर्ड वीज़ा हम अप्लाई कर रहे हैं अभी 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो 6 मंथ की जो फीस बन रही है वो बन रही है 115 पाउंड। तो आजकल अगस्त 2024 की अगर हम बात करते हैं और अगस्त और सितंबर, तो पाउंड चल रहा है 357 रुपये का। 357 इंटू विजिट वीज़ा कितना है 6 महीने का, 115 पाउंड का, मल्टीप्लाई बाय 115, तो ये पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 41,000 रुपये फ़ीस बनती है। ठीक है, तो 41,000 रुपये फ़ीस ये है आप के पास होनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर कुछ टैक्स भी लगता है अराउंड 4 से 5 हज़ार रुपये का। तो आप जब अपने कार्ड से अप्लाई करेंगे, जो भी आपके पास वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, बैंक कार्ड, तो उसके अंदर कम से कम 50,000 रुपये का बैलेंस हो, तो आपका इजीली स्टैंडर्ड फीस की यहाँ से इसकी जो है ना सेगमेंट वाली पे हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं, हमने यहाँ पे कहाँ क्लिक करना था, ये तो हमने फीस स्ट्रक्चर पढ़ लिया ना, इसका ये इतना आ रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। इस ग्रीन सिग्नल के मिलने के बाद आपके पास फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा और आपने उसके बाद क्लिक 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 से हट के बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे टाइप भी करनी है और कुछ रेडियो बटन है, कैप्शन बटन है, उनके ऊपर क्लिक करना है। किस तरीके से, चलिए देखते हैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करके। जब हम अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो अगली फॉर्म फिलिंग की वेबसाइट आएगी कुछ इस तरह की आ जाएगी। ठीक है, इसमें ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट योर लैंग्वेज। तो ये सिलेक्ट योर लैंग्वेज हम इंग्लिश में क्लिक कर देंगे क्योंकि हम सारा फॉर्म इंग्लिश में भर रहे हैं और इंग्लिश में ही हमारे पास सारा मवाद और जितना भी डेटाबेस है वो सब इंग्लिश में ही फीड करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आपने इस पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखेंगे आपके फॉर्म को सेव करना शुरू हो गया है। ठीक है, तो सेविंग के बाद जब ये आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा, जो विंडो खुलेगी, वो कुछ इस तरीके की होगी। सेलेक्ट ए कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स, यानी आप किस मुल्क से हैं, कहाँ से दरख्वास्त दे रहे हैं। आपका जो भी मुल्क हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना फिलहाल पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे पाकिस्तान डाल देता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान डालने के बाद हमने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो जो हमारे सामने आएगी उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा। चेक अवेलेबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स लोकेशन। ठीक है, तो पाकिस्तान आई हैव आइडेंटिफाइड लोकेशन वेयर आई विल प्रोवाइड जो बायोमेट्रिक लोकेशन। ठीक है, तो हम इसको इसी पे क्लिक कर देंगे। वो हमसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि पाकिस्तान से ही करेंगे या इसके अलावा कहीं से किसी और डिफरेंट लोकेशन से। नहीं भाई, हम यहीं से करेंगे। ये करने के बाद हमने इस पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो जो हमारे पास ओपन होगी उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये इंटरफेस हमारे सामने आ गया। अप्लाई फॉर ए यूके विजिट वीज़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टूरिज्म वगैरह सब इसने डिटेल दी हुई है इसमें। व्हेन यू कैन नॉट यूज़ दिस सर्विस, इसको छोड़ दीजिए बिफोर यू स्टार्ट। अच्छा, हाउ टू अप्लाई एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हमने पहले बार लगा दी थी कि हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो हमने पाकिस्तान डाल दिया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन में जो हमारे पास वो इंटरफेस आएगा कुछ इस तरीके का होगा, रजिस्टर एंड ईमेल।
सही है। ईमेल एड्रेस हमें ये डालना है। अच्छा, ऊपर देखें अब लाइन से सारे स्टेप हमने इसने हमें शो करने शुरू कर दिए। नंबर 1 स्टार्ट, नंबर 2 एप्लीकेशन, नंबर 2 डॉक्यूमेंट, नंबर 3 डॉक्यूमेंट, नंबर 4 डिक्लेरेशन, नंबर 5 पेमेंट और नंबर 6 फर्दर एक्शन। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट वाला एक्शन तकरीबन कंप्लीट हो गया स्टार्ट। या अब हम एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले हमसे ये एक ईमेल एड्रेस मांग रहा है। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस डालना है। फॉर द टाइम बिंग पॉलिसी ऑफ द जो है यूट्यूब की पॉलिसी के थ्रू मैं आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखा नहीं सकता, तो जो ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे डालूंगा उसको मैं हाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने अपना एक एड्रेस डाल दिया है और इसको मैं जब रजिस्टर कराने के लिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे कैप्शन बटन दिया हुआ है सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो अच्छा इसमें पासवर्ड भी डालना है अभी आपको। अच्छा वीज आपने अपना ईमेल एड्रेस जब डाल देंगे, आज जीमेल हो, हॉटमेल हो, याहू मेल हो, कोई सी भी मेल हो ना आपकी, सुपरनेट हो, साइबरनेट हो, तो आपने उसका एक पासवर्ड भी क्रिएट करना है। ये ईमेल एड्रेस तो वो है जो इसमें लोकेशन है, पासवर्ड आप अपना ईमेल एड्रेस का नहीं डालिएगा। कोशिश करें जो ईमेल एड्रेस का पासवर्ड है उससे हट के कोई डिफरेंट ईमेल एड्रेस डालें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देता हूँ और यूट्यूब की पॉलिसी को सामने रखते हुए मैं इसको हाइड भी कर दूंगा। ठीक है, तो मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यूके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए इंग्लैंड के लिए आपने जब ईमेल एड्रेस जो अपना दे दिया है वो तो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिस पे सारी ईमेल्स आएंगी, करस्पॉन्डेंस होगी आपकी सारी की सारी। और पासवर्ड जो है वो ईमेल वाला नहीं डालिएगा, कोशिश कीजिएगा डिफरेंट डालें, उसको याद रखें। एक बार आप पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे रिपीट पासवर्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, रिपीट करके इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन का जो इंटरफेस होगा हमारे सामने वो कुछ इस तरह का होगा। अभी हमसे पूछ रहा है इसको पासवर्ड को सेव करने का ऑप्शन, तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इस ठीक है, तो जैसे ही इस ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ तक आपकी जो है वीज़ा एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली सेव हो जाएगी और इसी लम्हे आपको फ़ौरन एक ऑटोमेटेड ईमेल जो है वह इसी एड्रेस के ऊपर जो आपने डाला है रिसीव होगी यूके वीज़ा इमिग्रेशन की जानिब से। और यूके वीज़ा इमिग्रेशन का जो स्टाफ की जानिब से आपको ईमेल आएगी, उसके अंदर आप जाके किसी भी लम्हे जो है वो अपने एप्लीकेशन को लॉगिन करके उसमें कुछ ऐड या लेस कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं और किसी भी किस्म का एक्सेस आपको 100% हासिल हो जाएगा। तो चलिए, जब हमने यहाँ तक इसको सेव किया ना, अब देखते हैं कि वो ईमेल एड्रेस हमारे पास जो ईमेल पहुँची है और उसकी क्या कंडीशन है। तो ईमेल कुछ इस नोटेशन के अंदर आइए और इस ईमेल के अंदर क्या चीज़ें और क्लिक करने के बाद क्या क्या ऑप्शन सामने आते हैं, इस सारे को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये अब देखें जीमेल का अकाउंट आ गया, मैंने अपना जीमेल का डाला था। आप जो भी डालेंगे उसके ऊपर जाएंगे। जब मैंने देखें जीमेल के अकाउंट में डाले तो मेरे आपके पास एक इस तरह की ईमेल आएगी, नो रिप्लाई। आपने इस एड्रेस पे कभी भी रिप्लाई कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सिर्फ आपने रीड कर लेना है अच्छे से। क्या रीड करना है, देखें, यूके वीज़ा एप्लीकेशन साइन इन डिटेल। जो आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उसमें जो साइन इन करेंगे उस एप्लीकेशन को कंटिन्यू करने के लिए, रिज्यूम करने के लिए और बार बार उसके अंदर एडिटिंग के लिए या चेंजिंग के लिए आप उसमें 10 दफ़ा एडिटिंग कर सकते हैं। मतलब 10 दफ़ा नहीं, मतलब जितनी दफ़ा चाहे कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन में जो आप एडिटिंग कर सकते हैं और चेंजिंग कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसकी डिटेल सारी यहाँ पर है। और इसी ईमेल के अंदर उसका लिंक भी दिया हुआ होगा। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं इस ईमेल के ऊपर ये क्लिक करता हूँ तो देखें अब ये आ गई ईमेल। ठीक है, यूके वीज़ा एप्लीकेशन साइन इन डिटेल और टू मी नो रिप्लाई @visas.immigration.services.gov.uk की जानिब से ये ऑटोमेटेड ईमेल आती है। यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन, योर वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव्ड। जहाँ तक आपने फिल करी थी वो वहाँ तक सेव हो चुकी है। ठीक है, आप उसको बैक करके किसी भी पेज पे जाके, किसी भी ऑप्शन पे जाके इसमें
एडिटिंग कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? हर तरह की एडिटिंग पॉसिबल है, ठीक है? यूज़ दिस लिंक टू साइन इन। जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ से ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हमें अपनी एप्लीकेशन के प्ले पर ले जाएगा और जो ईमेल एड्रेस हमने डाला था वहाँ पे वो सेव हो चुका होगा और जो पासवर्ड हमने एप्लीकेशन के लिए डाला था, याद रहे ईमेल वाला पासवर्ड नहीं डालना, अपना जीमेल वाला नहीं डालना, बल्कि जो आपने एप्लीकेशन के लिए एक नया पासवर्ड जनरेट किया था, क्रिएट किया था और रिपीट किया था, उसी को डालेंगे, ठीक है? तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझको वहाँ ले जाएगा सर, ये सारी इसके अंदर डिटेल ये आ गई। तो इस ईमेल को आपने सेव रखना है, डिलीट नहीं करना और अच्छे से इसको सेव रखिएगा। इसको किसी भी तरीके से ना इस पे रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा और ना डिलीट कीजिएगा, सिर्फ इसको अपनी एप्लीकेशन में साइन इन के लिए रख सकते हैं। एक बार जब ये विजिटर वीज़े के लिए लॉगिन करेंगे तो उस लिंक को आप सेव भी कर सकते हैं अपने पास बुकमार्क में और गूगल क्रोम में या फायरफॉक्स, इंटरनेट एज है, एक्सप्लोरर है, जिसमें भी आप यूज़ करते हैं मोबाइल के अंदर डेफिनेटली सेव कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमको अपनी साइट पे ले जाएगा। आप अपने एप्लीकेशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट इंटरफेस क्या आ गया? कॉन्टेक्टिंग यू बाय ईमेल, सही है? तो इसने हमें यहीं पे वही एड्रेस दे दिया जो कि हमने लिखा था। इसने पूछा हु डज दिस ईमेल एड्रेस बिलोंग टू यू। भाई आप कर रहे हैं, कोई और तो नहीं करता ना। वो पूछ रहा है यही ईमेल एड्रेस जो आपने रजिस्टर कराया है इंग्लैंड की एप्लीकेशन के लिए, तो ये आपके नाम से रजिस्टर्ड है, किसी और के नाम से तो नहीं है? तो आप लिख देंगे यस यू, मेरे नाम से ये, और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट इंटरफेस क्या आ गया? कॉन्टेक्टिंग यू बाय ईमेल, सही है? तो इसने हमें यहीं पे वही एड्रेस दे दिया जो कि हमने लिखा था। इसने पूछा हु डज दिस ईमेल एड्रेस बिलोंग टू यू। भाई आप कर रहे हैं, कोई और तो नहीं करता ना। वो पूछ रहा है यही ईमेल एड्रेस जो आपने रजिस्टर कराया है इंग्लैंड की एप्लीकेशन के लिए, तो ये आपके नाम से रजिस्टर्ड है, किसी और के नाम से तो नहीं है? तो आप लिख देंगे यस यू, मेरे नाम से ये, और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन हमारे सामने आएगी उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है? अब ये एडिशनल ईमेल पूछ रहा है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, वरना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन डाल दे तो अच्छा है अगर आपके पास दूसरा ईमेल एड्रेस हो, ठीक है? फिलहाल मैं इसको यहाँ पे नो कर देता हूँ। नो करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो अगली नेक्स्ट स्क्रीन आएगी उसका इंटरफेस कुछ इस तरीका होगा। ये आपसे आपका फ़ोन नंबर पूछ रहा है, तो आप अपना फ़ोन नंबर इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है? जो भी आपका नाम हो, आप इसको 92 से स्टार्ट कीजिएगा और जो आपका आ रहा है, जो भी हो, यूफोन है, जैज़ है या जोंग है या कोई सा भी है, वो इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है? तो इसको भी मैंने यहाँ पे हाइड किया हुआ है। अच्छा, वेयर डू यू यूज़ दिस टेलीफोन नंबर फॉर यूज़ वाइल्स इन दी यूके, फॉर यूज़ वाइल्स आउटसाइड द यूके, तो हम आउटसाइड द यूके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? सेलेक्ट वेदर दिस इज़ योर होम मोबाइल और वर्क टेलीफोन नंबर। दिस इज़ माई होम टेलीफोन नंबर, ठीक है? यह मेरा मोबाइल टेलीफोन नंबर। तो आप मोबाइल टेलीफोन नंबर पे क्लिक करने के बाद आगे कर दें सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू पे जब आप आगे क्लिक करेंगे तो अब आपसे पूछ रहा है एनी अदर टेलीफोन नंबर, आपको डालना हो तो डाल दें, फिलहाल हम इसमें नहीं डालते। नो करके सेव एंड कंटिन्यू आगे करेंगे तो देखें नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगी उसका इंटरफेस किस तरह होगा? कॉन्टेक्टिंग यू बाय टेलीफोन, इंपॉर्टेंट, ठीक है? वी अच्छा, आर यू एबल टू कॉन्टेक्टेड बाय टेलीफोन? आई कैन बी कॉन्टेक्टेड बाय टेलीफोन कॉल एंड टैक्स, यानी दोनों चीज़ें लिख दें तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। भाई मुझको कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर और मुझे एसएमएस भी कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका अब नेम पूछ रहा है, सही है? यहाँ से आपका मरहला शुरू हो जाता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, ठीक है? तो आप इसके अंदर जो है अपना नाम डाल दीजिएगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक लमसम नाम डाल देता हूँ। ये आ गया माजिद ख़ान, ठीक है? माजिद, और जो सरनेम है वो हम इसमें ख़ान कर देते हैं, ठीक है? तो माजिद ख़ान साहब के नाम से ये एप्लीकेशन हमारी आगे बढ़ रही है। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का क्या फीचर है ये मैं बता दूँ। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं ना, अब आपका नेट बंद हो गया, ये फॉर्म आपसे, ये साइट बंद हो गई या डिस्कनेक्शन हो गया, तो आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आप फीड कर चुके होंगे ना सेव एंड कंटिन्यू तक, ये सारी की सारी सेव रहेंगी। और जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे तो वो यहीं से स्टार्ट करेगा, मतलब इसको रिज्यूम करेगा। तो समझे, जब हम सेव एंड कंटिन्यू जिस पेज तक कर रहे हैं ना फॉर्म तक, वहां तक हमारी एप्लीकेशन सेव हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ तक अपनी एप्लीकेशन सेव की, अब हमें किसी काम से जाना पड़ गया, हम आए और दूसरे दिन हमने कंटिन्यू जब करेंगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ये जब भी करेंगे, सुबह दोपहर शाम 2-3 घंटे बाद जब भी करेंगे, तो आप यहीं से रिज्यूम करेंगे। आपको वो सारी चीज़ें, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, माजिद खान, ये सब डालना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये सब ऑटोमेटिकली उनकी यूके की साइट पे सेव हो चुका होगा, ठीक है? तो जब हम माजिद खान अपना नाम डाल दिया, सेव एंड कंटिन्यू करा, तो नेक्स्ट स्टेज जो हमारे पास स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, ठीक है? अच्छा, अब देखें
ठीक है। एनी अदर नेम, अगर आपका कोई और अदर नेम है तो आप भाई हाँ कोई भी नाम नहीं है, हमारा वो फुल नाम था माजिद खान ही था, हमने उसको सेवन कंटिन्यू कर देना है। सेवन कंटिन्यू करने के बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा। अब हमसे ये क्या पूछ रहा है, योर सेक्स एंड रिलेशनशिप स्टेटस। ठीक है, अगर आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक कर दें, फीमेल हैं या जो भी हैं तो आपने मेल पे ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, सिविल पार्टनर हैं, क्या हैं, सेपरेटेड हैं। तो हम सिंगल लिख देंगे फ़िलहाल, क्योंकि हम तो स्टूडेंट वीज़े पे जा रहे हैं या विजिट वीज़े पे जा रहे हैं ना, तो हमने इसको सिंगल ही कर देना है। ठीक है। इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन आएगी उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा। या आपसे एड्रेस पूछ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे इसके अंदर 10th स्ट्रीट और यहाँ पे आपने लिख दिया DH और यहाँ पे आपने लिख दिया कराची। ठीक है। और कराची के नीचे ये कंप्लीट एड्रेस आप अपने घर का जो भी होगा वो डाल दीजिएगा। फ़िलहाल तो मैं पॉलिसी के यूट्यूब की सामने रखते हुए इसमें लमसम ही डाल रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे सिंध आ गया। सिंध के बाद पोस्टल कोड ये हमसे पूछ रहा है, तो हम DHA का जो कोड है 75,500 वो डालते हैं। आप अपने इलाके का एरिया कोड बआसानी मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोरंगी में रहते हैं या औरंगी टाउन में रहते हैं, अजीज़ाबाद या गुलशन में रहते हैं, गूगल पे जाइएगा, लिखिएगा गुलशन का आपके इलाके का पोस्टल कोड क्या है, इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है। कंट्री में आपने यहाँ पे पाकिस्तान लिख देना है। ठीक है। पाकिस्तान देखें आ गया खुद ही। इसके बाद अब आपसे पूछ रहा है, इज़ दिस एड्रेस ऑल्सो योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस। फॉर एग्जांपल आपको कोई लेटर भेजा जाए, कोई इंग्लैंड के वीज़े की तरफ से पासपोर्ट या कुछ और डिलीवर किया जाए, तो आप बता दीजिएगा हाँ भाई मेरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस यही है। आप सेव कर एंड कंटिन्यू कर दें। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अगली जो हिस्ट्री आएगी हमें अबाउट दिस प्रॉपर्टी, आपको लिखना है कि आप यहाँ पे जो है कितने अरसे से रह रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल पहले हमारे वालिद साहब ने एक घर ख़रीदा था, तो मैं इसमें रह रहा हूँ। तो आप इसमें अदर लिख दीजिएगा। अदर में आप आके लिख दीजिएगा प्रॉपर्टी जो है मेरे फादर के नेम पर है और मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। ठीक है। तो फादर नेम आप लिख दें प्रॉपर्टी ऑन, प्रॉपर्टी ऑन फादर नेम, ऑन माय फादर नेम पूरा लिखिएगा। ठीक है। यहाँ पे इसके बाद कॉमा लगा दीजिएगा। आई लिव विद माय पेरेंट्स। ठीक है। ये आपने लिख दिया, इसके अंदर काफ़ी है। अगर आप रेंट पे लेते हैं तो रेंट पे लिख दीजिएगा। ठीक है। तो पेरेंट्स की स्पेलिंग सही कर लें, यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं आपको, खुद ही कर दिया। ठीक है। अब सेव एंड कंटिन्यू करके बाहर आ जाएं। इसके बाद नए जो आपसे ये आपसे पूछ रहे हैं पासपोर्ट डिटेल, तो पासपोर्ट डिटेल के अंदर आप अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये पासपोर्ट नंबर आ गया। इशूइंग अथॉरिटी में आपने लिखना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। ये पास आ गया। अच्छा, कब इशू हुआ था, फॉर एग्जांपल आपका पासपोर्ट इशू हुआ था 11 नवंबर 2023। सही है। तो इसकी एक्सपायरी डेट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10 नवंबर 2028। ये आ गया। ठीक है। आप इसको आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो नए आपसे ये आइडेंटिटी कार्ड पूछ रहा है इन्फॉर्मेशन, तो आपकी आइडेंटिटी की, डू यू हैव ए वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आप इसमें येस कर दें। तो येस करने के बाद ये आपसे आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर पूछ रहा है 42301। तो जो भी आपका NIC नंबर है वो आपने इसमें डाल दिया। इशूइंग अथॉरिटी में भी इसमें भी वही आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये आ गया है। ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ इशू में आप लिख दें फॉर एग्जांपल 11 नवंबर 2022 को इशू हुआ था और 10 नवंबर 2032 को ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करके बाहर आ जाएं। ठीक है। अब जब आपने इसको बाहर आ गए, अब ये पूछ रहे हैं कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तान, क्योंकि हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, यहीं से अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, आपकी पैदाइश कहाँ हुई है, अगर पाकिस्तान है तो वो डाल दें, और अगर आप इंग्लैंड में पैदा हुए तो आप इसमें इंग्लैंड लिखेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ में हमारा जो शहर आएगा ना, फॉर एग्जाम्पल वो कराची सिंध, ये आ गया। ठीक है। कराची से ये आपने डाल दिया। इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल 11 नवंबर 2001। सही है।
तो 7 कंटिन्यू करके हम बाहर आ जाएंगे। 7 कंटिन्यू जो बाहर आएंगे उसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी इसमें आएगा योर अदर नेशनैलिटीज़। अगर आप किसी और मुल्क की नेशनैलिटी रखते हैं, सऊदी अरब की या कहीं की भी, या यूएसए की, तो आप इसमें यस कर देंगे, अदरवाइज नो, हम इसे नो कर देते हैं। फ़िलहाल मेरे पास कोई नेशनैलिटी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। आप एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे क्लिक कर दीजिएगा, और आप अनएम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयड लिख दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मैंने इसको स्टूडेंट कर दिया क्योंकि मैं तो अभी स्टूडेंट ही हूँ। सेवन कंटिन्यू करेंगे, आगे चलेंगे। अच्छा, योर इनकम एंड सेविंग्स, सही है। डू यू हैव एन अदर इनकम और सेविंग्स, तो एन अदर के अंदर लिख देंगे आप अदर रेगुलर एडिशनल इनकम, अगर आपकी कोई है तो वो लिख देंगे। और इसमें इसको अंदर स्पेसिफाई करेंगे कि क्या चीज़ है, पेंशन है, अलाउंस और रेगुलर मनी फ्रॉम योर फैमिली, आपको पॉकेट मनी मिलती है, आप कहीं पे ट्यूशन पढ़ाते हैं, ट्यूशन की इनकम आती है आपके पास, आप कोचिंग क्लासेस जो हैं वहाँ पे बच्चों को कोचिंग देते हैं, उसकी इनकम, वो सब डिटेल इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपने लिख देंगे टोटल अमाउंट, आप PKR में लिख देंगे तो आप लिख देंगे टोटल अमाउंट में से 50,000। ठीक है, इसके बाद सेविंग्स आपकी पॉकेट मनी, और आपने कुछ ख़रीदा था, कुछ बेचा था थोड़ा बहुत, तो आप इसके अंदर ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के अंदर पूछ रहे हैं तो आपके लिख देंगे मेरे पास 500 पाउंड जमा हैं। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी इसमें आएगी अबाउट द कॉस्ट ऑफ योर विजिट, कितनी आ रही है, तो हमारी जो आएगी इसके अंदर ग्रेट ब्रिटिश पाउंड की, आप इसके अंदर 2000 पाउंड डाल दें, काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद सेवन कंटिन्यू करेंगे। सेवन कंटिन्यू करने के बाद अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशंस, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ईच मंथ, आप लिख देंगे इसके अंदर PKR में, क्योंकि आप स्टूडेंट है तो आप अपने ऊपर कितना खर्चा करते हैं मोबाइल का, दूसरा सब मिला के आप लिख दें 25,000। ठीक है, सेवन कंटिन्यू कर दें। इसके बाद आप आगे बढ़ जाएं। अच्छा, पेइंग फॉर योर विजिट, विल एनीवन बी पेइंग टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर विजिट, यस, कौन कर रहा है। ठीक है, सेवन कंटिन्यू, तो आगे लिख देंगे हेल्प टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर विजिट समवन आई नो, फॉर एग्जांपल फैमिली और फ्रेंड, माय एम्प्लॉयर कंपनी, अनदर कंपनी, समवन, समवन में नेम लिख देंगे माय फादर। ठीक है, माय फादर, मेरे वालिद साहब जो हैं मेरा ख़र्चा दे रहे हैं उसका, मेरे विज़िट का, और वो सारे अखराजात बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, इसके बाद उनका एड्रेस वगैरह जो भी डिटेल आएगी वो आपने सारी इसमें अंदर लिख देनी है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखें टाउन कराची में आपने वापस इसमें कराची, और स्टेट के अंदर यहाँ पे आपने सिंध लिख देना है। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देख लें, आप जिस शहर में बिलोंग करते हैं आपने वहीं का लिखना है। पोस्टल कोड डिफेंस का आ गया 75,500। कंट्री, किस कंट्री से हैं, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान आ गया यहाँ पे। इसके बाद आपने हाउ मच मनी विल दे बी पेइंग टूवर्ड्स योर विजिट्स, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड में, तो आप लिख दें आपके वालिद साहब कितने पैसे दे रहे हैं आपको, आप 2,500 पाउंड इसके अंदर डाल दें कि वो आपको दे रहे हैं। वाई आर दे हेल्पिंग टू पे फॉर योर विजिट, इस माई प्लेजर, हॉलीडेज, वैकेशन, ट्रिप। ठीक है, ये आपने लिख दिया, इट्स माई प्लेजर हॉलीडेज़, के आपको वालिद साहब की तरफ से एक छुट्टियों का अलाउंस मिला है तो वो आपको 2,500 पाउंड दे रहे हैं और आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। सेवन कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, इसके बाद मोर हेल्प टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर विजिट विल एनीवन, नो भाई कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, सेवन कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद योर प्लान ट्रेन में, जिस डेट को भी आप सफ़र कर रहे हैं, जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा इससे 3 महीने बाद की डेट डालें। फॉर एग्जांपल अभी अगस्त एंड होने वाला है, सितंबर चल रहा है ना, तो हम इसमें सितंबर है तो हम इसके अंदर डाल देते हैं 10 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12वां महीना, 10 दिसंबर 2024, 2025, इसमें डाल दें जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी, 10 जनवरी आपने लिख दी 2025 की। ठीक है, आप कब जाएंगे और कब वापस आ जाएंगे, तो 10 जनवरी को हम जाएंगे और 30 जनवरी को हम बखैर आफियत इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे 2025। ये सारी चीज़ें आपने लिख दी इसके अंदर। अब इसको सेवन कंटिन्यू करके बाहर आ जाएंगे।
ठीक है, तो नेक्स्ट स्क्रीन हमारे सामने कुछ आ सकती है इस तरह का इंटरफेस। उसके अंदर ये हमसे पूछ रहा है स्पोकन लैंग्वेज प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो वी मे हैव टू टॉक टू यू अबाउट योर एप्लीकेशन विच लैंग्वेज और यूज। ठीक है, हम इंग्लिश इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट वीज़े हैं तो आपने 110% इंग्लिश ही लिखना है, क्योंकि आप वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं। जैसे कि मैं गया था तो लाजमी, क्योंकि जब आप वहाँ की यूनिवर्सिटी सारी हमें इंग्लिश में ही तालीम देती है ना, उर्दू में तो नहीं पढ़ाती हैं, तो हमने भी इसको इंग्लिश में ही सारा फिलअप किया था और इंग्लिश में ही हम वहाँ पे स्टडी के लिए गए थे सबको। तो आपने भूले से भी किसी और लैंग्वेज का इंतखाब नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अदर के अंदर देखें बहुत सारी लैंग्वेज, आप उर्दू भी लिख सकते हैं, पंजाबी, पश्तो, बलोची, लेकिन क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटियों में पंजाबी, बलोची, पश्तो में तालीम नहीं दी जाती, सिर्फ इंग्लिश में दी जाती है, तो हम इसको इंग्लिश करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो अगली स्क्रीन नेक्स्ट जो हमारे पास आएगी उसका इंटरफेस कुछ इस तरह होगा। पूछ रहा है मेन रीज़न फॉर योर विजिट। हम टूरिज्म के ऊपर जा रहे हैं, अपने दोस्तों से या फैमिली फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं, वो ना भी हो तो हम टूरिज्म के ऊपर ही जा रहे हैं ना अभी। ठीक है, तो टूरिज्म के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन हमारे सामने आएगी, मेन रीज़न फॉर योर हॉलीडे विजिट इज टूरिस्ट। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर से मिलने जा रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं, और फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं तो उसे भी लिख सकते हैं। हम फिलहाल टूरिस्ट हैं। सेव एंड कंटिन्यू करके जब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन हमारे पास आ गई, योर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट। ठीक है, गिव डिटेल्स ऑफ द मेन पर्पस ऑफ योर। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा, मैंने मैडम टसॉड जो है म्यूज़ियम है उसको देखने जाना है। जहाँ हम लोग गए थे तो हमने मैडम टिसॉट भी डाला था और हम मैडम टिसॉट का विजिट भी किया था। उसकी सारी पिक्चर वगैरह सब मेरे पास मेरे प्रोफाइल पे ऊपर मेरे चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं, जिसमें विजिट की डिटेल है सारी। इसके अलावा हमने इंटरबिल्ट का एक बड़ा एग्जीबिशन है जो कि हर 2 साल बाद होता है बर्मिंघम में, वो हमने अटेंड किया था, वो भी लिख सकते हैं। सही है, और लंदन में आपने ट्रफलगर स्क्वायर है वो देखना है। हाइड पार्क की डिटेल आप डाल सकते हैं। मैनचेस्टर में अगर आप देखेंगे तो ओल्ड ट्रैफोर्ड के अंदर क्रिकेट ग्राउंड है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मशहूर ज़माना फुटबॉल स्टेडियम, उसका विजिट आपको करना है। मैनचेस्टर में मैनचेस्टर पिकेडेली स्टेशन और वहाँ पे म्यूज़ियम और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जिसका सारा विजिट हम कर चुके हैं। तो इसकी सारी वीडियो डिटेल किसी नेक्स्ट अपने में वीडियो के अंदर लाजमी सबमिट करूँगा, जहाँ जहाँ हमने इंग्लैंड में काफ़ी साल गुजारे हैं, तो उसकी सारी डिटेल अभी आपसे शेयर करनी है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखने से लायक हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर कुछ चीज़ें लिख देते हैं, और लंदन आई वगैरह इस तरह की चीज़ें आप लिखते हैं तो आप अपने हिसाब से लिख दिएगा। फ़िलहाल मैंने इसमें लंदन आई लिख दिया है कि इसका विज़िट करना है। ठीक है, तो सेव एंड कंटिन्यू करके जब हम आगे करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन जो हमारे पास आएगी उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर जो हमारे पास अपेयर हुई है इसमें पूछ रहा है पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू। आपके ऊपर कितने जो है अफराद डिपेंडेंट हैं। तो आप तो खुद किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना, अपने आप स्टूडेंट हैं और या छुट्टियों पे जा रहे हैं, और तो आप तो खुद अपने वालिद साहब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप इसको नो कर देंगे। आप जो है कोई भी नहीं आएगा इसके अंदर फाइनेंशियली डिपेंडेंट। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करके जब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन जो अपेयर हुई है उसके अंदर है गिव डिटेल्स अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट। सही है, तो इसमें आप अपनी जो है फादर की और मदर की, इन दोनों की डिटेल डालेंगे और जो है इस पर क्लिक कर देंगे। अब उनके नाम लिख देंगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो माजिद खान साहब के वालिद का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नाम उनका आप लिखना चाहें वो लिख दिया आपने। सही है, ये आ गया वालिद खान। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ इनकी डाल देंगे। फॉर एग्जांपल ये आ गई 11/11/1960। ठीक है, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी पाकिस्तान। ठीक है, ये आ गई। इस तरह की डिटेल सारी आपने लिख दी। हैव दे ऑलवेज हैड द सेम, यस पाकिस्तानी नेशनल हैं। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद जो आपसे डिटेल पूछ रहे हैं नेक्स्ट स्क्रीन अपेयर होगी, गिव डिटेल्स अबाउट योर अनदर पेरेंट। तो मदर, इसमें मदर की डिटेल डाल देंगे। तो इसके अंदर आपने लिख दिया वालिदा खान। ठीक है, इनकी डिटेल आ जाएगी। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ में आपने यहाँ पे भी 11/11 और 11/11, यहाँ पे 1960
5, ठीक है। नेशनैलिटी पाकिस्तानी है तो यहाँ पे इनमें पाकिस्तान डाल देंगे आप, पाकिस्तान आ गया। इसके बाद हैव दे है ऑलवेज एट द सेम, यस पाकिस्तानी, ठीक है। इसको भी सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास जो अपेयर होगी, फैमिली हु लिव इन दी यूके, डू यू हैव एनी फैमिली इन दी नो, तो फिर मेरी कोई फैमिली या मेरा रिलेटिव या कोई भी नहीं है, इस वजह से मैं इसको नो कर दूंगा। आपका अगर कोई है तो आप यस करके उसकी डिटेल डाल सकते हैं, और नहीं है तो आपने भी नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद जो स्क्रीन आएगी, ट्रैवलिंग एज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज ग्रुप, आप किसी ग्रुप के थ्रू जा रहे हैं, नो हम ग्रुप के थ्रू नहीं जा रहे हैं, आपने इसको नो कर देना है। ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, आपके साथ कोई और सफ़र कर रहा है, कोई पार्टनर, कोई आपका शरीक हयात, कोई भाई बहन फालिद, नहीं भाई कोई भी नहीं जा रहा, मैं अकेला जा रहा हूँ, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट स्क्रीन जो ऊपर होगी, अकोमोडेशन इन दी यूके, डू यू हैव एन एड्रेस फॉर वेयर आर यू गोइंग, अब आपके पास कोई एड्रेस नहीं है या है तो आप लिख देंगे और पूछेगा फिर कहाँ का है, तो फिर आप उसकी डिटेल डाल देंगे, और नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्क्रीन हमारे सामने अपेयर हुई है वो कुछ इस तरह की, अकोमोडेशन प्लान इन दी यूके, ठीक है, वेयर डू यू प्लान, तो अब हम यहाँ पे डिटेल लिख देंगे, एनी गुड होटल। अब मैंने क्या लिखा है, एनी गुड रीजनेबल होटल इन लंदन, आई मेक माई बुकिंग आफ्टर माई वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव्ड, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, आप भी ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने होटल की बुकिंग ले ली है या किसी फैमिली फ्रेंड के पास जा रहे हैं तो आप उसका कंप्लीट एड्रेस वगैरह लिखेंगे, ठीक है। जब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगी, इसमें पूछ रहा है यूके ट्रैवल हिस्ट्री, ठीक है। इसमें ये क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है हैव यू बीन टू दी यूके इन दी लास्ट पास्ट 10 ईयर्स, अगर आपने पिछले 10 सालों के अंदर इंग्लैंड का सफ़र किया है तो आप इसमें येस कर देंगे, और अगर आपने नहीं किया तो नो कर देंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ समझाने के लिए, वैसे क्योंकि मैं तो कर चुका हूँ, तो मुझे इसमें येस करके अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करनी होगी, लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप इसे नो कर देंगे। तो हम इसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपसे पूछ रहा है ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्जरलैंड और द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है इन पिछले 10 सालों में आपने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जो भी ये मुल्क पूछ रहा है इनका सफ़र किया है, तो अगर आपने नहीं किया तो आप इसमें ज़ीरो डाल देंगे, ठीक है, और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो इसके बाद आपसे पूछ रहा है वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, अब वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री में पूछ रहा है हैव यू बीन टू एनी अदर कंट्रीज इन द पास्ट 10 ईयर्स, अब इसमें पूछ रहा है यूके, इंग्लैंड हो गया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड एंड यूरोपियन इकोनॉमी, अगर आपने किया तो इसमें येस लिखें और डिटेल डाल दें, और नहीं किया तो इसमें नो करके इसको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास अपीयर हुई है वो पूछ रहा है इमिग्रेशन हिस्ट्री, तो फॉर आइदर द यूके और एनी अदर कंट्री हैव यू एवर बीन रिफ्यूज, तो रिफ्यूज ऑफ वीज़ा, ये अलाना फलाना, ये जो चीज़ें पूछ रहा है असाइलम, आपने इसमें से कुछ भी नहीं होगा तो आप इसको नो करके आगे बढ़ जाएंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे ब्रीच ऑफ द यूके इमिग्रेशन लॉ, इंटर दी यूके लिव, आपने कभी इंग्लैंड के किसी कानून को तोड़ा है, यहाँ पे किसी क्रिमिनल ऑफेंस रहे हैं या नहीं रहे, आपने कुछ भी नहीं किया, वह आप नीट एंड क्लीन है, तो आप इसको नो कर देंगे। नो करके आगे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन जो आपके पास आएगी कन्विक्शंस एंड अदर पेनल्टीज, आप कभी किसी जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं और आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है या नहीं हुई है, नहीं हुई है तो आप इसको नो, आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दिस, सेव एंड कंटिन्यू करके इसको आगे बढ़ जाएंगे। और जब सेव एंड कंटिन्यू करके आप वॉर क्राइम्स, ठीक है, यू मस्ट रीड ऑल द इंफॉर्मेशन टू दिस पेज बिफोर आंसरिंग। इन आइदर पीस और वार टाइम, आप किसी जंगी जुराइम में या क्राइम में इन चीज़ों में कभी भी नहीं रहे। आई हैव रीड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट वार क्राइम्स इंक्लूडिंग दी गाइडेंस, इस पर भी टिक कर देंगे और इस पर नो पे करके सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। जब हम आगे जाएंगे तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज़, आप किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं या उनके साथ मुंसलिक हैं या काम किया है, अगर आपने किया है तो येस कर देंगे वरना नो कर देंगे। इसी तरह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी नो कर देंगे, और मीडियम किस्म के इसको भी नो कर देंगे, और आई हैव रीड ऑल एंड सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी जुनूनी किस्म की
तंजीम के साथ मुंसलिक रहे हैं, नहीं रहे भाई नहीं रहे, यहाँ पे भी एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ भी नहीं रखता मैं अपने। आई हैव रीड एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। पर्सन्स ऑफ गुड करेक्टर हैव यू एज ए पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, और अगर आप किसी चीज़ों में जुराइम में या किसी भी गलत कामों में मुंसलिक रहे हैं या मुर्तकिब हुए हैं या इतराफ़ जुर्म आपने किया है, अगर नहीं किया तो नो 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 कर दें, आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, नहीं भाई मैं कभी भी किसी तरह के नेगेटिव या मनफी सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं रहूँ, इसको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आप किसी आर्मी में, आर्म फोर्सेस में या गवर्नमेंट इंटेलिजेंस इदारों में इन चीज़ों में रहे हैं। आई हैव नॉट वर्क इन एनी ऑफ द जॉब्स लिस्टेड अबव, इस पे टिक करके सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन आ गई है, ठीक है। अब ये देखिए, इफ़ यू नीडेड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन, और ये सब कुछ में अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें। आप इसमें लिख दें कि नहीं भाई मेरा तो जनरल नॉर्मल टूरिस्ट हूँ, मैं तो टूरिस्ट के ऊपर जा रहा हूँ, तो टूरिस्ट के ऊपर लिख दें और सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन छुपा के हाइड करके आपको सारे वो ऑप्शन दिखा रहा हूँ जहाँ पे आप किसी भी लम्हे एडिटिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका एड्रेस है, आप समझ रहे हैं आपने गलत हो गया तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसी तरह के फ़ोन नंबर वगैरह हैं, पासपोर्ट की डिटेल है, पासपोर्ट की एक्सपायरी, एनआईसी कार्ड से रिलेटेड एम्प्लॉयड, मतलब जितने भी ऑप्शन आपने वहाँ पे फिलअप किए थे आप इसको किसी भी लम्हे एडिट और चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद उसको जो है सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप देख लें, आप मुतमईन हो गए कि आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से भर ली हैं और सब कुछ सही है, तो आप इसे कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन जो आपके पास अपेयर होगी, अब देखें गौर से, शुरू में हमारे पास पहले स्टेप पे हम स्टार्ट में गए थे, अगर आप इसी वीडियो की स्टार्टिंग में चेक करें, इसके बाद हम एप्लीकेशन पे गए थे, फिर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ गए, ठीक है। अब देखें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में पहले नंबर पे हमारे ऊपर आ गया, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है हमारा पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट के बाद अदर डॉक्यूमेंट में एविडेंस ऑफ फंड्स, आप क्योंकि स्टूडेंट हैं और अपने वालिद साहब के बिहाफ पे जा रहे हैं, अपने वालिद ने आपको हॉलीडे गिफ्ट की है, तो अपने वालिद साहब की बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। याद रखें, बैंक स्टेटमेंट जिस टाइम आप अप्लाई कर रहे थे उससे लेके 6 महीने तक की वैलिड होगी, और ये बैंक स्टेटमेंट आपने ऑनलाइन किसी भी सूरत में नहीं निकालनी है। बैंक स्टेटमेंट जब आप निकालेंगे तो इस बात को आपने सामने रखना है कि बैंक स्टेटमेंट आप अपने बैंक में जाके, वालिद साहब जो हैं वो आपके जो भी स्पॉन्सर है या आप खुद हैं, आप जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दी जाए। बहुत ही ज़रूरी स्टेप है और बहुत ही तवज्जो से इसको एक बार फिर सुने कि बैंक स्टेटमेंट बैंक में जाके उनसे स्टैम्प करवानी है। वो पूरी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की आपको निकाल के देंगे, उसके पहले पेज पे स्टैम्प करेंगे बैंक की और साइन करेगा जो भी ऑपरेशनल स्टाफ वहाँ पे बैंक में होगा उनका। और इसी तरह बैंक स्टेटमेंट के आखिरी पेज के ऊपर भी वो स्टैम्प करेगा बैंक की और साइन करेगा। और साथ ही साथ बहुत ज़रूरी, वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंट मेंटेनिंग लेटर के उस बैंक में आपका अकाउंट कितने पहले खुला था, कितने अरसे से, कितने सालों से आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंट मेंटेनिंग लेटर लाजमी चाहिए होगा। तो बैंक से हमें दो दो चीज़ें क्या चाहिए होंगी सेकंड नंबर पे, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट स्टैम्प्ड होनी चाहिए, पहला पेज और आखिरी पेज, जिसके ऊपर सिग्नेचर भी हो, और अकाउंट मेंटेनिंग लेटर, उस अकाउंट मेंटेनिंग लेटर के ऊपर ऑपरेशनल स्टाफ के सिग्नेचर होंगे और वो भी स्टैम्प्ड होगा ओरिजिनल। ये आपने लाजमी लेना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं एविडेंस ऑफ सपोर्ट यू विल रिसीव फ्रॉम योर स्पॉन्सर। अगर आपका स्पॉन्सर जो है वो आपको कर रहा है तो जो भी है एविडेंस, तो वो तो वालिद साहब कर रहे हैं ना आपके, ये स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है, इस पर टिक कर देंगे। एविडेंस ऑफ द रिलेशनशिप, यस, आप एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप इसमें आप लिखेंगे कि भाई जो भी हैं आपके वालिद हैं, और आपके वालिद साहब के एनआईसी कार्ड की कॉपी भी लगेगी, और उनका FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका जो होता है वालिद साहब की तरफ से होता है, इसमें आपकी डिटेल होगी सारी, आपका NIC नंबर आ रहा होगा, ये नादरा से मिल जाता है, ठीक है। तो FRC के ऊपर और CRC के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर, BRC होता है बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे आपके वालिद साहब का जो FRC है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो लग जाएगा, जिसके अंदर आपकी डिटेल होगी और उनकी डिटेल होगी। एविडेंस दैट स्पॉन्सर इज़ नॉट और विल नॉट बी इन द ब्रीच ऑफ द यूके इमिग्रेशन लॉज एट द टाइम ऑफ योर विजिट, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है एविडेंस दैट
योर स्पॉन्सर इज नॉट और विल नॉट बी इन ब्रीच इन यूके, इसको लिख दें, इस पे भी आपने टिक कर देना है। ठीक है, इसको जब आप क्लिक करके आगे जाएंगे तो सेव एंड कंटिन्यू कर दें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास अपेयर होगी, डिक्लेरेशन बहुत ही ज़रूरी है। और ठीक है, डिक्लेरेशन में क्या होता है, इफ़ योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल देयर विल बी कंडीशन ऑन योर वीज़ा और लीव टू द रिमेन, दिस विल इंक्लूड फॉर एग्जांपल कि आप वहाँ पे जा रहे हैं और उसके बाद वापस आ जाएंगे, आई कन्फर्म दैट आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट ऑल दिस कंडीशन, इसको एक्सेप्ट करके सेव एंड कंटिन्यू आगे कर देंगे। और उसके बाद की जो एप्लीकेशन आ गई आपके पास वो भी डिक्लेरेशन से मिला, आई एम दी एप्लीकेट एजिड 18 और ओवर। अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हैं तो आपने इसके ऊपर टिक कर देना है, लेकिन अगर आप 18 साल से कम उम्र हैं तो आपने इसके ऊपर करना है। आप क्योंकि 18 साल से ऊपर के ही हैं, एनआईसी वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो आप इस पर टिक करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास अपेयर होगी उसके अंदर होगा चेक योर आंसर्स, चेंज, आई कन्फर्म दैट आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दीज कंडीशन, सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपने अपनी से पढ़ लेनी है अच्छी। इसके बाद डिक्लेरेशन दे देना है, आई कन्फर्म दैट आई एम द एप्लीकेंट, आप 18 साल से बड़े हैं, लाजमी आपने इसको 18 साल से ऊपर का रख के ही कंटिन्यू कर देना है। अब आ गया वीज़ा ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद मेन ऑप्शन, अब आप किस लिए जा रहे हैं, विजिट पे जा रहे हैं और विजिट के लिए 6 महीने की फ़ीस पे जाना है। हमने आपको पहले भी दिखाया था फॉर्म के अंदर जो फ़ीस आ रही थी 115 पाउंड थी, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 42,000 रुपये बनती है। और उसके ऊपर 4, 4.5 या 5,000 के टैक्सेस, तो बैंक अकाउंट में कम से कम 50,000 रुपये होना चाहिए जिससे आप अप्लाई करेंगे। तो हमने 6 मंथ के लिए जा रहे हैं, 6 मंथ के ऊपर 7 कंटिन्यू करके हम इसको अप्लाई कर देंगे। और जब देखेंगे नेक्स्ट स्क्रीन हमारे पास है कि चूज़ अ सर्विस। ठीक है, अब देखें इसने यहाँ पे हमें खुद ही कैलकुलेट करके बता दिया स्टैंडर्ड सर्विसेज पे, जिसके अंदर 42,000 समथिंग जो कि जब बन गए थे। और वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि मोस्ट पीपल गेट अ डिसीजन विद इन 15 वर्किंग डेज, 15 दिन के अंदर अंदर डिसीजन आ जाता है आफ्टर बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स क्या होता है, VFS ग्लोबल, आप अपने कराची सेंटर पे, लाहौर या इंडिया में बम्बई या दिल्ली जहाँ पे भी वीज़ा सेंटर है आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक हो गया, आपकी उंगलियों के और अंगूठों के निशान लिए जाएंगे, आपकी एक तस्वीर खींची जाएगी और इसके बाद जो है आपका पासपोर्ट आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है, तो वीके विज़ास एंड इमिग्रेशन विल कॉन्टैक्ट यू टेक लॉन्गर टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन। अगर 15 दिन से ऊपर लगे तो वो आपको खुद ईमेल करेंगे। ठीक है, हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करके जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, योर पेमेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, योर पेमेंट यू आर पेइंग, आप 42,342 रुपये जो हैं एज अ माजिद खान एप्लीकेंट जो है विजिटर वीज़े के लिए दे रहे हैं। बिफोर यू कंटिन्यू यू शुड ओनली मूव टू द नेक्स्ट पेज इफ़ यू हैव checked your answers and you are ready to submit your application. Once you select continue WorldPay, you will not be able to return एंड एडिट योर एप्लीकेशन। अच्छा भैया, बहुत गौर से ध्यान से सुन लीजिए कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक बार आप पेमेंट वाले पेज के ऊपर चले जाएंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर वापस जाके चेंजिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपने देख लेना है अपनी एप्लीकेशन को, बहुत अच्छे से 10 दफ़ा पढ़ लेना है, सारी इन्फॉर्मेशन सही है, सारी चीज़ें आपने सही लिखी हैं, तो आप इसको आगे कीजिएगा, फिर आप वहाँ पे वापस नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया, पढ़ लिया अच्छे से, अगर सारी चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखें कि 42,342 रुपये ये तो वीज़ा की फ़ीस आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, वालिद साहब के या आपके कार्ड से जिससे भी आप अप्लाई कर रहे हैं फौरी तौर पे कट जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ इसी अकाउंट में 42,342 रुपये ना हो, बल्कि कम से कम 5,000 रुपये एडिशनल होने चाहिए जो कि टैक्स लगता है इसके ऊपर। तो तकरीबन ये 48,000 के आसपास बनते हैं। तो आप ये इस बात को मेक श्योर कर लीजिएगा कि जिस अकाउंट से भी आप वीज़ा या डेबिट कार्ड से अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर कम अज़ कम 50,000 रुपये का बैलेंस हो, जब ही आप अप्लाई कर सकेंगे। सिर्फ आपने इसमें 43,000 रख दिए तो ये एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कम से कम 50,000 रुपये या 50,000 रुपीज़ आपने रखने हैं। इसके बाद आपने कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे के ऊपर जाना है। तो जब आप कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे के ऊपर जाएंगे आप अपनी एप्लीकेशन में वापस नहीं जा सकेंगे। लेकिन अभी आपने क्योंकि इसको कंटिन्यू करा है तो आप रिटर्न टू दिस एप्लीकेशन लेटर पे अभी जा सकते हैं। लेकिन एक बार आपने टिक कर दिया, क्लिक कर दिया, तो आप वापस अपनी एप्लीकेशन में जाने के अहल नहीं होंगे। ठीक है, और आपने अब कुछ एप्लीकेशन में भूल चूक कर दी, कुछ मिस्टेक कर दी, इसका भी एक ऑप्शन है। एप्लीकेशन में तो आप नहीं जा सकेंगे, लेकिन ऑप्शन क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। एक लेटर बनाया जाता है
जो कि उसी के अंदर एडिटिंग के लिए वो साथ एप्लीकेशन में हो जाता है। उसके ऊपर मेरी वीडियो पूरे सेक्शन की जो है मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है कि किस तरीके से आपने अपनी एप्लीकेशन में कोई भूल चूक कर दी है, कुछ लिखना भूल गया या कुछ गलत डाल दिया, उसको सही करना है, उसके लिए करेक्शन लेटर तैयार किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है वो सारा मैं डिटेल में वीडियो बना के मेरे चैनल के ऊपर है, वो भी आप देख सकेंगे। ठीक है, तो बहरहाल हम कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें नेक्स्ट स्क्रीन वर्ल्ड पे। अब इसके अंदर क्या होगा, ऑर्डर समरी, इसके अंदर रेफरेंस नंबर आ गया आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन का था, उसको मैंने सिक्योरिटी रीजंस यूट्यूब की पॉलिसी है कि जो हम शो नहीं कर सकते तो मैंने इसको हिडन कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी फ़ीस आ रही है, स्टैंडर्ड वीज़ा आपका आ रहा है, वीज़ा अमाउंट आ गया, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे वीज़ा कार्ड की चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप कार्ड नंबर डालेंगे अपना, जो भी कार्ड नंबर है, तो उसको यहाँ पे अच्छे से फिट कर दीजिएगा, देख के कोई भूल चूक नहीं हो। कार्ड होल्डर नेम, अगर आपका खुद का कार्ड है तो आपका नाम उस पर अपेयर हो रहा होगा, या जो भी नाम हो रहा है वो लिखना है। अगर आपके वालिद साहब का है तो इसको मिटा के आपने उनका नाम लिख देना है। इसी तरह कार्ड के ऊपर एक एक्सपायरी डेट होती है, तो मंथ और ईयर दोनों चीज़ें लिखी हुई आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल उनके कार्ड पे लिखा हुआ आ रहा है 10वां महीना और ईयर 29 यानी 2029 में एक्सपायर होगा, तो वो आपने डाल दिया। सिक्योरिटी कोड ये भी उनके कार्ड के ऊपर होगा, 3 डिजिट होगा, पीछे मेंशन इस तरह से किया होगा, आप इसको देख सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे जो भी होगा 123 है या जो भी है वो आप डाल देंगे। वो डालने के बाद आप इसको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। जब मेक पेमेंट पे आप क्लिक कर देंगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन में आप वापस नहीं जा सकेंगे, और जो है आपकी पेमेंट वहाँ पे रिसीव हो जाएगी और आपके पास एक ईमेल आएगी। वो ईमेल किस तरह आएगी वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ईमेल आएगी और आपके पास सक्सेसफुल पेमेंट रिसीव की ईमेल और कंफर्मेशन आने के बाद आप फिर अपनी अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। और उसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है, वीएफएस ग्लोबल के सेक्शन पे जाके वहाँ पे बायोमेट्रिक आपका होगा, आपका ओरिजिनल एनआईसी और पासपोर्ट आप लेके जाइएगा, और वहाँ पे उंगलियों के आपके फिंगर और इम्प्रेशन ले लिए जाएंगे, फिर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक कंप्लीट, और वहीं पे आपकी एक तस्वीर भी ली जाएगी, पिक्चर वहीं बनेगी, और आपका पासपोर्ट सबमिट होकर आपको एक रिसीप्ट दे दी जाएगी। और 15 दिन का टाइम होगा कि 15 दिन के अंदर डिसीशन, और 15 दिन के अंदर अंदर यूजुअली 12 से 13 दिन के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाती है जिसके अंदर डिसीशन होता है कि आप जाने के अहल हैं और आप को वीज़ा इशू किया जा रहा है और आपका वीज़ा जो है अप्रूव हो चुका है। और लेकिन साथ ही साथ वो इस ईमेल में ये भी मेंशन कर देते हैं कि अभी आप वेट कीजिएगा, जब आपको ईमेल आएगी उसके बाद आप अपना पासपोर्ट जाके कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये ईमेल आ जाए कि आपका वीज़ा लग गया है, आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है, आपने वीएफएसएल ग्लोबल के दफ्तर में अपनी रसीद लेके नहीं पहुंच जाना, बल्कि वेट करना है ईमेल का। जब ईमेल आपके पास आएगी तो वो वीज़ा से जो जैरिज है यहाँ पे वीएफएसएल ग्लोबल सेंटर जो है वो आपको ईमेल करेगा कि आपका पासपोर्ट आ चुका है और आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जाइएगा और आपका वीज़ा लगा हुआ पासपोर्ट वहाँ से आप बआसानी कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक के स्टेप आपको अच्छे से समझ गए आ गए होंगे। अब वीज़ा पेमेंट के बाद की जो ईमेल आपको आई है उस ईमेल की जानिब चलते हैं कि देखें किस तरह की ईमेल आपको रिसीव होती है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही आप ये पेमेंट वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे और अपना कार्ड नंबर और ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू जब आपकी पेमेंट हो जाएगी, तो आपके इसी डैशबोर्ड के ऊपर आपके वीज़ा जो फॉर्म आप वेबसाइट पे फिल कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू, तो आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन जो अपेयर होगी वो कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, उसके अंदर देखें ये आपको क्या दिखा रहा होगा, gov.uk से यहाँ पे जो मेरा रेफरेंस नंबर था वो सब मैंने हाइड कर दिया है, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है कि हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करें। ठीक है, इसके बाद ये आपको मैसेज इसी में दिखाएगा आप पेमेंट सक्सेसफुल, या आपके वीज़ा फॉर्म के ऊपर पेमेंट सक्सेसफुल आ गई है। यूके वीआई रेफरेंस नंबर यहाँ पे आ रहा होगा, इसको मैंने हाइड कर दिया है, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। डेट ऑफ पेमेंट जो थी वो यहाँ पे मुझको ये दिखा रहा था, जो भी दिखा रहा था उसे मैंने हाइड किया। नेम मेरा लिखा हुआ आ रहा था, वीज़ा टाइप लिखा हुआ आ रहा था विजिटर वीज़ा, क्योंकि मैं विजिट के लिए मेरा वीज़ा मुझको मिला है, तो मैं विजिट पे जा रहा हूँ, तो मेरा विजिटर वीज़ा था। ठीक है, अच्छा, फ़ी मैंने कितनी पेड करी थी, पी के आर के अंदर यहाँ पे लिखी हुई थी 40,000, 45,000, 50,000 या जो भी थी वो लिखी हुई आ रही थी यहाँ पे, उसे भी मैंने हाइड कर दिया है। सही है, टाइम और वगैरह। ठीक है, योर कंफर्मेशन हैज़ बीन सेंड टू, यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ आ रहा था जो भी था @gmail.com, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था। और आप इसको प्रिंट कंफर्मेशन यहाँ पे करेंगे तो ये आपके पास प्रिंट भी हो जाएगा और पीडीएफ फॉर्म के अंदर सेव भी हो जाएगा। सही है, तो पेमेंट कंफर्मेशन की डिटेल कुछ इस तरीके से आती है, सारी की सारी पेमेंट जब आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी जो मैंने पे की थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये पेमेंट सक्सेसफुल वाला स्टेप भी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्लियर से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं।
ठीक है, तो जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करके आपने इसको सबमिट कर दिया और अपनी पेमेंट भी कर दी है वीज़ा ऑफिसर से, तो उसके बाद आपके पास एक ईमेल आएगी, ठीक है। और ये वीज़ा ऑफिस यूके की तरफ से ही आएगी और इसमें होगा योर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर अपॉइंटमेंट आपने लेनी है, ठीक है। तो ईमेल कुछ इस तरह की होगी, देखें ईमेल में क्या लिखा हुआ है, वीएफएस ग्लोबल हेलो फ्रॉम वीएफएस ग्लोबल अपॉइंटमेंट इज कंफर्म हो गई आपकी अपॉइंटमेंट, और योर अपॉइंटमेंट इज कंफर्म्ड इज ऑन डेट। ये मैंने मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, मेरी इस अपॉइंटमेंट की जो डेट थी इसको मैंने यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से इसको हाइड कर दिया, ठीक है। यूके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कराची, रिमेंबर दिस अपॉइंटमेंट इज नॉट वेल इन एनी अदर लोकेशन। आप कराची में ही अपनी एप्लीकेशन जमा कराएंगे जहाँ का आपने अपना लिया है वीज़ा सेंटर, जो भी है, मुंबई है, दिल्ली है, दुबई है, आप वहाँ से सबमिट कर रहे हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, कराची से, तो वही, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कह रहा है डोंट फॉरगेट योर डॉक्यूमेंट्स। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अगर सेल्फ अपलोड कर दिए हैं तो वेरी गुड, नहीं करे तो वो आप लेके जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अपलोड कर दिए हैं तो उसके अलावा जो आपको चीज़ें लेके जानी है वो आपका अपना नंबर 1 ओरिजिनल एनआईसी, नंबर 2 आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, और नंबर 3 चेकलिस्ट फॉर्म जो कि आपने डाउनलोड किया है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, रिमेंबर टू बैकलॉग अपलोड योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बिफोर 24 आवर्स। तो ये जब आपके जो जस्ट फॉर एग्जांपल आपने आज से एक हफ्ते बाद की डेट ली है तो 24 घंटे पहले पहले तक आप अपने सेल्फ डॉक्यूमेंट सेल्फ अपलोड कर सकते हैं। वैसे खैर मैं आपको बता दूं, 24 घंटे पहले नहीं, जब तक आप वीज़ा सेंटर में नहीं पहुंचते वो एप्लीकेशन सेंटर में बायोमेट्रिक के लिए, उससे पहले भी आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के बाद 10 दफ़ा उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, उठापटक कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब आपने सेल्फ अपलोड कर दिया तो इसमें ये लिखा हुआ है कि फॉर ए फ़ी, ठीक है, फ़ी के लिए। तो फ़ी तो हमने इससे पहले ही सबमिट कर दी है, लेकिन अगर हम वीज़ा सेंटर से अपलोड करवाएंगे तो वहाँ की फ़ी अलग होगी, वो आपको कैश अपने लिए अगर कराची से कर रहे हैं तो कम से कम आपको 10 से 15 हज़ार रुपये रख के लेके जाने हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ अपलोड कर देते हो, ये सारी की सारी पेमेंट की आपको बचत हो जाएगी, ठीक है। वी एफ एस एल ग्लोबल स्टाफ विल स्कैन योर डॉक्यूमेंट, और इसके चार्जेस मैंने बता दिए ना आपको, 10 हज़ार रुपये तक आपके लग सकते हैं एट योर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ऑन नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसी ईमेल में जब ये आपको ईमेल रिसीव होती है तो आपकी जो अपॉइंटमेंट होती है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर, वो इसी ईमेल की अटैचमेंट में, यहाँ से ये अटैचमेंट लगी हुई है ना इसके अंदर, आप डाउनलोड करेंगे जो कि पीडीएफ फॉर्म में होगा। और ये अपॉइंटमेंट लेटर भी आपने लेके जाना है अपने साथ लाजमी, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर किस तरह होगा, इसी ईमेल के साथ जो हमारे पास अटैचमेंट में आया है, मैं आपको दिखा दूं किस तरह का होगा। इस तरह का होता है, ये वीफेस ग्लोबल की तरफ से आता है और इसमें लिखा होता है अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, प्लीज विजिट द फॉलोइंग एड्रेस, सबमिशन और वीजा एप्लीकेशन डिमांड अपॉइंटमेंट बिलो यूके एप्लीकेशन कराची बहरिया कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ग्राउंड फ्लोर चौधरी खलीकुल जमा रोड गिजरी, गिजरी फ्लाईओवर के नीचे के लेफ्ट हैंड में जो इनका ऑफिस है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपना नेम जो है वो यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से हाइड कर दिया है, और मेरा नाम यहाँ पे मेंशन था, और मेरा रेफरेंस नंबर यहाँ पे था, बारकोड था, इसे भी मैंने हिडन कर दिया, और GWF नंबर जो था उसको भी मैंने हिडन कर दिया, यहाँ पे लिखा होगा प्रॉमिनेंट। और आपकी अपॉइंटमेंट डेट और टाइम, फॉर एग्जाम्पल आपने अपॉइंटमेंट डेट ले ली है मंडे के दिन की सुबह के लिए, तो आपको 9 बजे की अपॉइंटमेंट है, आपने 9 बजे पहुंच जाना है वहाँ पे, ठीक है। वीजा कैटेगरी किसके लिए अप्लाई किया है, मैंने विजिट के लिए किया था, तो मैंने विजिट और ट्रांजिट के लिए, ठीक है। बुकिंग अपॉइंटमेंट इज फ्री, यानी फ्री है ये, इसमें कोई आपको जो चार्जेस पे नहीं करने। अगर आप मीरपुर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको 55 पाउंड देने पड़ेंगे। अब मीरपुर से क्यों, अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये पैसे क्यों देने हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब हम फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गए थे, मैं तो खैर 20 साल से जा रहा हूँ, तो मैं उतरा तो वहाँ पे मैनचेस्टर में जब था, मुझको दूसरा मीरपुर लगा। मीरपुर के लोगों की वहाँ पे कसरत है, और मीरपुर की आबादी की मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी वहाँ पर है, 80% का ताल्लुक मीरपुर से है, ठीक है। तो जब मीरपुर में डैम बन रहा था पिछले ज़मानों में, 60s में, 70s में, तो मीरपुर की आबादी को यहाँ ला के बसा दिया गया था, तो उनकी आबादियाँ और मीरपुर में रहने वालों के लोगों की जो थी वो जनरेशन वहाँ पे पल बढ़ गई है। तो दूसरा मीरपुर ही लगता है जब आप जाएंगे। तो मैं ब्रैडफर्ड के अंदर एक मेला था, उसको अटेंड करने गया था, तो लग रहा था दूसरा मीरपुर है। और वहाँ पे हमने वो जो पाकिस्तान में कुल्फ़ी बेच रहा होता है ना ठेले के ऊपर, टन 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 करके दूध वाली कुल्फ़ी, वो तक हमने इंग्लैंड में खाई है। यानी कि इतना पाकिस्तान लगता है दूसरा, इसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं ब्रैडफर्ड को ना। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनको सबको सलामत रखे, और हमारे मुल्क वालों को भी और उन लोगों को भी, ठीक है। अच्छा, ये जो बारकोड था यहाँ पे, ये भी मैंने अपनी वीज़ा पॉलिसी जो यूट्यूब की पॉलिसी है इसके लिए मैंने इसको हाइड कर दिया है। यहाँ पे मेरा बारकोड आ रहा था, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही थी। तो अपॉइंटमेंट लेटर में आपने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं।
जब आप जाएंगे अपॉइंटमेंट वाले दिन तो आप अपना ओरिजिनल एनआईसी लेके जाएंगे, अपना पासपोर्ट लेके जाएंगे। ये अपॉइंटमेंट लेटर जो कंफर्मेशन है ये आपने लाजमी लेके जाना है। और चौथे नंबर पे अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, अपलोड कर दिए, तो वेल एंड गुड, आपने सिर्फ चेक लिस्ट लेके जानी है चौथे नंबर पे। लेकिन अगर चौथे नंबर पे आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ अपलोड नहीं किए हैं, तो लाजमी आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट, स्पॉन्सर की डिटेल, आपकी अपनी स्टेटमेंट, आपकी सारी कॉपियाँ, सारी चीज़ें जो आपने एप्लीकेशन में फिलअप की हैं, वो सब डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और वहाँ पे स्कैन होंगी और वहाँ पे फ़ी पे करना पड़ेगी आपको लाजमी। तो बेहतर है कि खुद सेल्फ अपलोड कर दें और सिर्फ अपॉइंटमेंट वाले दिन आप अपना ओरिजिनल एनआईसी, अपना पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट की चेक लिस्ट और ये अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेके जाएं, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला स्टेप भी आपको अच्छे से सारा का सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कवर लेटर बनाने का तरीका, कवर लेटर कैसे बनेगा, किसके नाम से बनेगा, क्या क्या चीज़ें लिखी जाएंगी। मेरे हिसाब से आपका कवर लेटर जितना सिंपल सादा और सिर्फ 2-3 लाइन का होगा उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। ये देखिए मेरा कवर लेटर ये मैंने बनाया था, 1 पेज का था, 2-3 लाइनें लिखी हुई थी और मेरे साइन थे और बाकी मैंने वो डिटेल डाल दी थी जो जो डॉक्यूमेंट लगाए थे। क्या तरीका है इसका, किस तरीके से बनेगा और किस पे मुझे वीज़ा मिला था। सक्सेसफुल कवर लेटर आपके सामने है। किसके नाम लिखेंगे, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर के नाम। कौन सी, यूके वीज़ाज एंड इमिग्रेशन वाली एंट्री क्लियरेंस, ठीक है। सब्जेक्ट में आप डाल देंगे कवर लेटर ऑफ माय एप्लीकेशन। रेफरेंस में GWF नंबर जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, मैंने इसको हाइड कर दिया। ना यूट्यूब की पॉलिसी है और ना ही किसी मुल्क की वीज़ा इमिग्रेशन की पॉलिसी है इसको शेयर करना, ठीक है। अच्छा, अब 2 लाइनें क्या लिखी थी, डियर सर मैडम, आई एम राइटिंग ए प्लान फॉर यू फॉर माय अपकमिंग रिटर्न कैन क्रॉस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये मैंने लिख दी 2 लाइनें, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिखा था। अपने जितने डॉक्यूमेंट लगाए थे उनकी डिटेल डाल दी थी पहले नंबर पर, इसी एप्लीकेशन का एप्लीकेंट का कवर लेटर जो मैंने छापा है, ठीक है, ऊपर। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड नंबर पे एप्लीकेंट आईडी कार्ड फोटोकॉपी, चौथे नंबर पे एप्लीकेंट करंट एंड प्रीवियस पासपोर्ट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज, पांचवें नंबर पे एप्लीकेंट सेल्फ एम्प्लॉयड शॉप ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, अगर आपकी कोई शॉप है या आप किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं तो उसकी डिटेल। छठे नंबर पे उसी के बिजनेस के प्रूफ के आपके जो एफबीआर के टैक्स डॉक्यूमेंट जाते हैं, क्योंकि इस वक्त सितंबर 2024 में है ना, हम फाइल कर रहे हैं। तो सितंबर 2024 तक मेरा अभी 2024 का रिटर्न फाइल नहीं हुआ था, उसमें तो अक्टूबर तक की डेट होती है, वो भी बढ़ बढ़ा के हमारे दिसंबर तक या अगले साल के जनवरी तक पहुंच जाती है, 2025 तक की, ठीक है। तो वो जो है अभी हमारे फाइल नहीं होते, तो लिहाजा मैंने पिछले साल का 2023 तक का जो मेरा पेड था वो लगाया था। एप्लीकेंट्स यानी मैंने अपने बैंक स्टेटमेंट लगाई थी, कौन से बैंक की थी, बैंक का नाम मैंने हाइड कर दिया है। एप्लीकेंट्स फंड रिसीविंग प्रूफ, मेरे बैंक में कहीं से कुछ फंड आए थे, कहाँ से आए थे उसकी सारी डिटेल मैंने यहाँ पे हाइड कर दी है क्योंकि मैंने डाली थी। लेकिन अगर आपके पास भी कहीं से फंड्स आए तो आप उसकी डिटेल डालेंगे, ठीक है। मेरे पास एप्लीकेंट्स अदर रेगुलर, आपने बिजनेस के अलावा कोई आपकी अदर रेगुलर इनकम है तो कौन सी है उसका लेटर मैंने लगाया था कि बिजनेस के अलावा भी मेरे पास कुछ रेगुलर इनकम्स आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं वो सारी मैंने डिटेल डाली थी। इसके बाद मेरे निकाह नामे के सर्टिफिकेट्स जो थे, निकाह नामा था उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपने करवा लेनी है निकाह नामे की, और ये ओथ कमिश्नर से जो है अटेस्टेड होना चाहिए लाजमी। तो निकाहनामा जब भी आप लगाएंगे, अगर आप मैरिड हैं तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाइएगा और उसको अटैच करवा लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेंट्स वाइफ अपनी मिसेस के एनआईसी की फ़ोटोकॉपी, मेरे जितने बच्चे थे उनके बर्थ सर्टिफिकेट यानी सीआरसी एफआरसी सॉरी अब जिसे कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो नादरा से निकलता है, ये सारा इजीली आपको मिल जाएगा नादरा से, तो ये मैंने निकलवाया था, इसकी फ़ोटोकॉपी लगाई थी। एप्लीकेंट्स एनआईसी कार्ड कॉपी, सही है, मेरी अपनी खुद की एनआईसी की कॉपी है। इसके बाद एप्लीकेंट्स स्पॉन्सरशिप की तरफ से इनविटेशन, जो मेरा स्पॉन्सर था वो तो ब्रिटिशर था ना, तो लंदन से उसने मुझको जो चीज़ें मुझको भेजी थी इनविटेशन की, लंदन से आई थी सारी की सारी। तो लंदन उसके जो इनविटेशन था लेटर वो लगेगा, और मेरा जो लंदन में स्पॉन्सर था ब्रिटिश का था उसके पासपोर्ट की कॉपी वो मैंने लगाई थी। और मेरे एप्लीकेंट्स ने जो लंदन में मौजूद है उसने मुझको स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट भेजी थी लंदन से, उसके 2 स्टेटमेंट थी ना, उसके 2 बैंकों में अकाउंट है लंदन में, बैंक नंबर 1 और बैंक नंबर 2। तो 6-6 महीने की आपने आपका जो स्पॉन्सर है लंदन में मुक़ीम है ना इंग्लैंड में, तो उसके जितने भी एप्लीकेंट्स की बैंक स्टेटमेंट है सबकी 6-6 महीने की उसकी बैंक स्टेटमेंट लगेंगी, इसके जितने भी बैंकों में अकाउंट हैं, पर्सनल बैंक में है और बिजनेस है तो ये सारी डिटेल लगेंगी, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट्स जो मेरा स्पॉन्सर था लंदन में मुक़ीम उसके घर के
के एक बिजली के बिल की और एक गैस के बिल की पेड कॉपी वो भी मैंने लगाई थी यहाँ पे। फिर उसने मुझको एक इनविटेशन भेजा था, एक और मैरिज का, शादी का, वेडिंग जो भी था वॉट एवर, उसने मुझको वो भेजा था, वो भी मैंने उसकी भी कॉपी लगा दी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा था आई एम कॉन्फिडेंट दैट I will reach your goals in calculation or whatever, but pressure to kindness to track myself and oblige। ठीक है, ये दो लाइनें लिख के मार दी यहाँ पे। इसके बाद सिंसियरली योर्स में मैंने अपने सिग्नेचर करे थे, यहाँ पे मेरा नाम आ रहा था, सब मैंने हाइड कर दिया, अपने सिग्नेचर भी हाइड कर दिया, एप्लीकेंट। बस सो सिंपल। इस तरह का आपका एक कवर लेटर एक पेज का होगा, जो कि आपके वीज़ा सक्सेस के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये वही कवर लेटर है जिसके ऊपर हमें वीज़ा मिलता रहा है। और मैं इसके ऊपर इंग्लैंड दख्तन फ़ौख्तन इसी कवर लेटर के ऊपर जाता रहा हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने कोई अगर एफिशिएंसी अपनी दिखाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे लिए तो ये बहुत था और ये सक्सेसफुल था काफ़ी। ठीक है। ठीक है, तो अब मरहला जो आ गया है वो आपके अपने डॉक्यूमेंट के सेल्फ अपलोड का आ गया है। सेल्फ अपलोड के लिए जो है आप अपनी एप्लीकेशन की साइट पे जाएंगे, वही उसको रिज्यूम करेंगे, अपने अकाउंट डैशबोर्ड में आ जाएंगे, और जब आप पेमेंट भी कर चुके होंगे तो आप देखें आपके पास यहाँ पे रेफरेंस नंबर इस तरह का शो हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा, रेफरेंस नंबर को जो है मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया, हाईलाइट मतलब इसको हाइड कर दिया है क्योंकि मेरा पर्सनल था वो, तो उसको मैंने यहाँ पे छुपा लिया। ठीक है, अब क्या होगा, सेल्फ अपलोड, सेल्फ अपलोड के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो अब देखें जैसे ही आप सेल्फ अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ गया अपलोड फाइल्स का। अपलोड फाइल्स के बाद आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगी वो इस तरह की आएगी, आपके सारे रिकॉर्ड आ रहे होंगे जिसको मैंने यहाँ पे ऑप्शन अपना नाम वगैरह हाइड किया हुआ है। ठीक है, अब आप आ जाएंगे अकोमोडेशन, परमानेंट, टेम्परेरी एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ जा रहे हैं, फिर ये एविडेंस आ गया, एजुकेशनल अगर आप स्टूडेंट हैं, फाइनेंशियल एविडेंस आपकी आएगी, इसमें बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपकी लगेगी। सही है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप नीचे देखें तो एडिशनल डॉक्यूमेंट दिखा रहा होगा, अदर कोई है तो वहाँ पे चूज फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। पीडीएफ होनी चाहिए, सारी फाइलें पीडीएफ में लगाएंगे। अपेंडिक्स 2 अगर कोई है, अगर फॉर्मेलिटीज के ऊपर बताते हैं आपकी मिसेज या बच्चे वगैरह जा रहे हैं या कोई भी जा रहा है फैमिली मेंबर, तो उसके डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच होंगे, उसकी फाइल लगा सकते हैं। इसके बाद आ गया आपका कॉन्सेंट एंड प्रूफ ऑन रिलेशनशिप, आपका सीआरसी हो गया, एफआरसी हो गया, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन, बर्थ सर्टिफिकेट या फैमिली मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी लगेंगी अगर आप मैरिड हैं। सिंगल जा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आपने कोई चीज़ नहीं लगानी है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट एविडेंस आ जाएगी, आप स्टूडेंट हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, आप अपना कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार है, दुकान के डॉक्यूमेंट लगेंगे। अदरवाइज जहाँ पे आप जॉब करते हैं तो आपके सैलरी सर्टिफिकेट और एक जॉब का आपका मेंटेनिंग का सर्टिफिकेट होगा जो आपकी कंपनी आपको देगी, वो आपने लगाना है। ठीक है, या आपकी पे स्लिप्स लग जाएंगी अगर आप सैलरीड पर्सन है, सारी की सारी उसकी फाइलें यहाँ पे अटैच हो जाएंगी। इसके बाद आ जाएंगी स्पॉन्सर एविडेंस, अगर आपका कोई स्पॉन्सर है, पाकिस्तान में है या बाहर है तो उसकी चीज़ें लगेंगी, उसकी सैलरी सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल आपके वालिद आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो आपके वालिद जहाँ जॉब करते हैं या जो भी कारोबार हैं वो कारोबार से रिलेटेड उनके जितने डॉक्यूमेंट है वो लग जाएंगे। अदरवाइज वो सैलरीड पर्सन है, उनकी सैलरी शीट और जहाँ पे वो जॉब करते हैं वहाँ से जॉब मेंटेन एक सर्टिफिकेट लेटर होता है टू होम इट कंसर्न वाला, वो उनको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा इजीली, और वो लगा के आप यहाँ पे चूज फाइल पे जाके उनके डॉक्यूमेंट सारे हैं स्पॉन्सर के, आपके वालिद हैं या बाहर का स्पॉन्सर है, वो सारे के सारे पीडीएफ फॉर्म में आपने यहाँ पे लगाने हैं। और इनविटेशन लेटर, अगर बाहर से आपको कोई इनवाइट कर रहा है इंग्लैंड से तो उसका इनविटेशन लेटर वो भी यहीं पे लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई शादी पे आपको बाहर से बुला रहा है वगैरह, और उसको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, उसके एक बिजली के बिल की कॉपी करके लग जाएगी। टीवी का सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो 2 साल के लिए जा रहे हैं या 5 साल के लिए जा रहे हैं। हम क्योंकि 6 महीने वाला कर रहे हैं तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें सफिशेंट हैं कि 6 महीने के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सेल्फ डॉक्यूमेंट में सारे आपके डॉक्यूमेंट इस तरह अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, चेकलिस्ट किस तरीके से बनाई जाएगी और चेकलिस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी, चलिए चेकलिस्ट का सारा सेक्शन डिटेल में देख लेते हैं और इसमें देखते हैं कि चेकलिस्ट में हमें क्या क्या ऑप्शन रिक्वायर्ड हैं। तो जब आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन की साइट के ऊपर जाएंगे तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का या आपका पूरा एक परफॉर्मा दिया हुआ है, आपने इसको प्रिंट आउट कर लेना है और निकाल लेना है और ये आप अपने साथ लेके जाएंगे। ठीक है, तो अब देखें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। देखें सारी चीज़ें वही आ रही हैं जो कि आपके विजिटर वीज़ा की हैं, ये सारा नंबर प्रिंट हुआ होगा, आपने जितनी फ़ीस पे की है वो भी आ रही होगी। यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से मैंने इसको जो है हिडन किया हुआ है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे आ रही हैं। इसके
इसके बाद आप देखें नेक्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे आपने क्या चीज़ें रखनी है। सेकंड पेज पे लिखा है जी पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ये तो आप लेके जाएंगे ना, तो आपने इसके ऊपर जो जो चीज़ें लेके जाएंगे वो टिक कर देंगे, ठीक है। ऑफिशियल यूज़ पे नहीं कीजिएगा, टिक कन्फर्म यहाँ पे आपने इसको टिक कर देना है। अब आप प्रिंट आउट में करें या पीडीएफ फॉर्म में करें, जो भी होगा वो ठीक है। अच्छा, सेकंड पेज पे आ जाएगा एविडेंस ऑफ फंड, यहाँ पे आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट है, अब वो दे रहे हैं वो भी लगाइए, इस पर भी टिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाले पेज पे ये आपको लेके आ गया। नेक्स्ट पेज के ऊपर ये पूछा है कि आपने स्पाउस के डॉक्यूमेंट अगर हैं तो लगाने, ठीक है, अगर नहीं है तो ना लगाएं। अदर डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आपने सारी डिटेल रखनी है कि आपने क्या क्या चीज़ें लगाई हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी चीज़ें लिखते जाइएगा और सारी चीज़ें लिखने के बाद कंप्लीट कर दीजिएगा कि आपने क्या क्या लगाया है। फॉर एग्जांपल आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म लगाया है, स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट लगाएं, स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट लगाइए, इसके बाद आपने अपना जो है वो एनआईसी कार्ड लगाया है, अपना एनआईसी की कॉपियाँ लगाई हैं। आपके जो स्पॉन्सर हैं वालिद साहब आपको भेज रहे हैं तो वालिद साहब के एनआईसी की कॉपियाँ लगेंगी। अगर आप मैरिड हैं तो निकाहनामा लगेगा, फिर मिसेस के एनआईसी की कॉपियाँ लगेंगी, और आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट और सीआरसी चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या बीआरसी बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारे नादर से आपको मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें लगेंगी। और अगर आपने होटल की बुकिंग वगैरह कर ली है तो खैर वो तो आपने पहले ही लिख दिया था कि मैं होटल बाद में लूँगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। और अगर आप किसी स्पॉन्सर के घर जा रहे हैं तो स्पॉन्सर का लेटर, इंग्लैंड में आपका कोई जानने वाला है, फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, लीड्स में, लिवरपूल, इंग्लैंड, लंदन है, कहीं भी बहुत सारी जगहों पे जो भी उसका एड्रेस होगा, तो स्पॉन्सर की क्या क्या चीज़ें लगेंगी डिटेल से सुन लें। स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट में आपके पास लगेंगे, स्पॉन्सर के जो है घर के डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो कहाँ रह रहा है, उसके घर का कंप्लीट एड्रेस, उसकी तरफ से एक इनविटेशन लेटर होगा वो होगा, उसके बैंक स्टेटमेंट की 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगेगी, और उसके घर का एक लास्ट पेड बिजली का और गैस का बिल है, इन दोनों की कॉपीज भी साथ में लगेंगी, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आखिरी और सबसे अहम चीज़, स्पॉन्सर के पासपोर्ट की कॉपी। जो स्पॉन्सर का पासपोर्ट है ना, उसके फर्स्ट 2 पेजेस जो हैं उसको उनसे स्क्रीनशॉट वहाँ से मंगवा लें अगर वो लंदन में है या मैनचेस्टर में। और पासपोर्ट की जो फर्स्ट सेकंड पेज की जो कॉपीज हैं जिसमें उनकी तस्वीर और इंग्लैंड के पासपोर्ट की सारी डिटेल है, वो सारी की सारी यहाँ पे लग जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह चेकलिस्ट के फॉर्म के बाद अब आ जाए डिक्लेरेशन, इसके अंदर आ जाएगा ना नेम और डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कि आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं, ठीक है। द डॉक्यूमेंट टिकट, अगर आपने लगाया है चेकलिस्ट और डॉक्यूमेंट आई विश टू सपोर्ट माई एप्लीकेशन, इसको टिक कर देंगे। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव द डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड करने सारे के सारे जेन्युइन है, असली है, इस पर भी टिक कर देंगे। आई अंडरस्टैंड दैट द कमिश्नर नॉट इन चार्ज मेकिंग एप्लीकेशन, ठीक है, इस पर भी टिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और अपने सिग्नेचर कर देंगे, और जिस डेट को जो आपने VFS ग्लोबल के अंदर सबमिशन की जो डेट आई है, जो भी टाइम आपकी 3 स्लॉट हमें मिलती हैं, मॉर्निंग की, आफ्टरनून की और इवनिंग की। तो जिस स्लॉट में भी आप, मैं तो मॉर्निंग में गया था तो मैंने मॉर्निंग के लिए ले ली थी, तो मेरा 10 बजे के करीब नंबर आया था और मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट में मुझको VFS ग्लोबल पे लगे थे और मैं एप्लीकेशन सबमिट करवा के चेकलिस्ट और पासपोर्ट अपना सबमिट करा के बाहर आ चुका था, मुझको रसीद मिल गई थी, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 12 से 13 दिन लगे थे, मेरा वीज़ा आ गया था और मैनेजर ने कहा था पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। 12-13 दिन बाद मुझे ईमेल आई थी कि आपका वीज़ा आ गया है और आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। तो उसके भी 5-6 दिन बाद मेरे पास एक और ईमेल आई थी कि अब आपका पासपोर्ट अब आया है, अब जाके कलेक्ट करें। पहले आपको जो ईमेल आएगी ना उसके अंदर ये होगा कि आपका वीज़ा आ गया है और हम आपको वीज़ा दे रहे हैं, आप जाने के अहल हैं, आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, लेकिन अभी आपने VFS ग्लोबल का विजिट नहीं करना जब तक VFS ग्लोबल आपको ईमेल ना करे कि आपका पासपोर्ट रिसीव हो गया, ठीक है। तो आपका वीज़े की जो ईमेल आ जाएगी ना वो तो 13 दिन के अंदर अंदर आ जाती है, 15 दिन के अंदर आ जाती है। मेरी 13 दिन में आ गई थी कि आपका वीज़ा आ गया है। उसके एक हफ्ते बाद मेरे पास दोबारा ईमेल आई थी कि आपका पासपोर्ट रिसीव हो गया है VFS ग्लोबल में, आप आके कलेक्ट कर लें। और जो रसीद आपको दी गई थी तो उस रसीद को दिखा के आप वीज़ा कलेक्ट कर सकते हैं। देखें जो मुझे रसीद थी मेरे पासपोर्ट में जिसमें मेरा वीज़ा आया था ना, वो उस रसीद को भी मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट एक छोटा सा शेयर कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि
यूट्यूब की पॉलिसी है, हम किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्पेशली अपनी बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। इस वजह से मैंने इसके अंदर जो डिटेल है ना अपनी जो मेरे वीज़ा लग कर आई थी वो सारी की सारी मैंने इसमें यहाँ पे हाइड कर दी है, ठीक है। तो इसके बाद ये आपने देख लिया कि चेकलिस्ट इस तरह साइन होगी, ठीक है। चेकलिस्ट साइन करने के बाद इसके अंदर कुछ चीज़ें ऑफिशियल यूज़ की हैं उनको छोड़ दीजिएगा, सही है। देखें एक तो यहाँ पे आपका नाम आ गया और सिग्नेचर आ गया, ये ऑफिशियल यूज़ है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है आपने, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसको छोड़ दें, ये ऑफिस वाले खुद सबमिट करते हैं। इसके बाद लेंगे व्हाट टू देख, इसका एक और पेज है, इसके अंदर क्या ऑप्शन वो दिखा रहा है आपको सारे के सारे, देखें। यू मस्ट हैव अ लुक अटेंड ए सबमिट अपॉइंटमेंट विद योर कमर्शियल पार्टनर बायोमेट्रिक से, ये बायोमेट्रिक की डिटेल दिखा रहा है आपको सारी की सारी की, जब आपने लेनी है जो कुछ है तो वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बायोमेट्रिक हमारा हो गया था, ठीक है। तो इस तरह हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स एंड बायोमेट्रिक, जब चेकलिस्ट का आपने प्रिंट आउट निकाल लिया तो आप इसमें सेल्फ अपलोड के ऊपर चले आएंगे। अच्छा, आप डॉक्यूमेंट अपलोड का मैं बता दूं, जब डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे ना तो आप अपने एंड से कीजिएगा, मैंने तो खुद करे थे, और जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं और जो विजिट वीज़ा वाले आते हैं उनके डॉक्यूमेंट हम खुद ही अपलोड करते हैं। क्यों, उसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि अगर VFSL ग्लोबल में आप जाएंगे और वहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड स्कैनिंग के सर्विस लेंगे तो वो आपसे 8 से 10 हज़ार रुपये चार्ज करेंगे, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। हम इसके कोई अलग से चार्जेस नहीं लेते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। तो आप अगर हमसे करवाएंगे तो आपके 8 से 10 हज़ार रुपये तो VFS ग्लोबल के लाजमी सेव हो जाएंगे। और एक्सपीरियंस तो आपको पता है, मेरा अपना खुद का वीज़ा एज एविडेंस मौजूद है कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट खुद अपलोड करे थे और उसी बेस के ऊपर मुझको वीज़ा मिला था, ठीक है। तो आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप VFS ग्लोबल में जाएं, अपने सारे डॉक्यूमेंट का बंदा फोल्डर उठा के साथ लेके जाएं, वहाँ पे उनसे स्कैन करवा के अपलोड करवाएं, आप खुद ही कीजिएगा या आप हमसे भी